हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल इन्फॉर्मेशन मैनिया। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड। मैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर भी बताऊंगा और उसमें जो रिलेटेड जो स्टैटिक पार्ट्स है उसको भी डिस्कस करूंगा। आपने देखा होगा कि 3-4 सालों से जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें स्टैटिक जो पार्ट्स होते हैं, स्टैटिक जीके जो है उसको कम किया जा रहा है और जो करंट अफेयर्स है उसको ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो उसी को कंकरेंट करते हुए मैंने भी ऐसा वीडियो तैयार किया है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो बताए जाएंगे और उसमें जो स्टैटिक पार्ट्स होगा उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हिच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर द इंटरनेट एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। तो कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया का जिसने पहली बार सबसे पहले इंटरनेट को फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर किया है? तो इसका आंसर जो है वो है केरला। ये देखिए बोर्ड पे आपको दिखेगा, इसका आंसर है केरला। केरला ने पहली बार फंडामेंटल राइट्स घोषित किया है इंटरनेट को। तो चलिए दोस्तों, तो इसमें जो स्टैटिक पार्ट्स है वो है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताता हूं। फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो कि सिटीजन के एसेंशियल होते हैं, किसके लिए? जो उसका जो आपका इंटेलेक्चुअल है, मोरल है और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, एसेंशियल होता है, उससे रिलेटेड होता है। दूसरा, वो किसको इफेक्ट करता है? सिटीजंस के डायरेक्ट किसको इफेक्ट करता है? डायरेक्टली एग्जिस्टेंस को और ऑल राउंड डेवलपमेंट जो होता है उसको इफेक्ट करता है। तो ये फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपको कौन देता है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है इसको, फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है। कहां पे इंश्राइन है? तो ये इंश्राइन है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 और आर्टिकल 14 to 32 में। ये एक बार और इसको मैं बताना चाहूं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में इंश्राइन है। कहां से कहां आर्टिकल है? 14 to 32 में इसका उद्धरण किया गया है। इसमें क्या है? इन केस ऑफ वायलेशन ये क्या होता है? राइट्स तो बहुत सारे हैं, जो लॉ जो है उसको वैलिड करता है, परंतु ये फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस है? फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जिसके वायलेशन पे आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। बस यही इसकी स्पेशलिटी है कि आप डायरेक्टली, अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। ये देखिए, डायरेक्टली अप्रोच करो सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद क्या है, ये फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं और उसमें क्या क्या आते हैं वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। ये फंडामेंटल राइट्स सिक्स फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। पहला है राइट टू इक्वलिटी। राइट तो दोस्तों, ये देखिए 6 फंडामेंटल राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। तो उसमें सबसे पहला है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? ये पहले ये देख लीजिए कौन से आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 14 to 18 में इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो ये राइट टू इक्वलिटी जो है आपको क्या बताता है? ये बताता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कास्ट के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। रिलीजन के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। जेंडर और जेंडर आइडेंटिटी, इसके आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सेक्स ओरिएंटेशन, उसके आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ और रीजन के आधार पर भी ऑन द बेसिस ऑफ दीज कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये क्या होता है? कास्ट तो आप समझते ही हैं, रिलीजन भी आप समझ ही रहे हैं। ये जेंडर और जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर और जेंडर आइडेंटिटी क्या होता है? इसमें अभी बहुत सारे आपने देखा होगा कि आंदोलन भी हुए हैं। जेंडर पहले मेल और फीमेल होता था, लेकिन आज के डेट में क्या ट्रांसजेंडर्स भी हैं जिनको आजकल जॉब में भी ऑफर किया जा रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे भी इनको मान्यता मिल रही है। तो ऐसे जेंडर आइडेंटिटी वाले जो हैं उनको भी काफी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इसके आधार पे। सेक्स ओरिएंटेशन क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि मेल फीमेल से अट्रैक्ट होता है और फीमेल मेल से होता है, परंतु आजकल क्या है, बहुत लोगों का ओरिएंटेशन चेंज हो गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेल हैं और मेल को ही कोई पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, और फीमेल है और वो भी फीमेल को ही लाइक करते हैं। तो यही होता है सेक्स ओरिएंटेशन। तो इसके आधार पर भी कोई, चाहे वो गे हो या लेस्बियन हो या जो भी हो, किसी भी जेंडर को के तरफ अट्रैक्शन हो, उसका ओरिएंटेशन हो, उसके आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ अगर आप किसी भी स्टेट में हैं इंडिया में और कहीं भी आपका जन्म हुआ है तो पूरे भारत में आपको किसी भी अपॉर्चुनिटीज के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए प्लेस ऑफ बर्थ
या रीजन के आधार पे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं झेलना पड़ेगा, ये लॉ बोलता है। दूसरा है आपका राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम बहुत ही आपने देखा होगा डिबेट्स में बहुत सारा चर्चा का विषय हमेशा होता है। ये पहला जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन आपने बहुत सारे डिबेटों में देखा होगा। ये बहुत ही वाइटल है क्योंकि ये आपको जनरल लाइफ में ज्यादातर फेस करने को मिलता है और बहुत सारी जगहों पे आपको इसको या तो कट किया जाता है या अवॉइड किया जाता है, तो इसके लिए हमेशा आवाजें उठती रहती हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ, इसके आधार पे आपको क्या दिया गया है, फ्रीडम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनियन, और आप यूनियन बना सकते हैं, असेंबली बना सकते हैं, कोऑपरेटिव बना सकते हैं, रेजिडेंस वो कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन भी कर सकते हैं। कहीं भी इंडिया में कहीं भी आप ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। ये इसको फोकस करना है आपको। ये देखिए राइट टू फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 to 22 में डिस्क्राइब किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, बार बार आप इसको फोकस कीजिए। आर्टिकल 19 to 22 क्या है, राइट टू फ्रीडम। और ये तो आपको ध्यान रहता ही है हमेशा, ये सबको पता रहता है। अब क्या है, तीसरा जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन किसमें डिस्क्राइब किया गया, आर्टिकल 23 to 24। आर्टिकल 23 to 24 मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये आर्टिकल भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये कहा गया है कि प्रोविजन ऑफ फोर्स्ड लेबर, चाइल्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग को इसमें प्रोविजन किया गया है, प्रोहिबिटेड किया गया। क्यों किया गया, ये क्या होता है, फोर्स्ड लेबर का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा बंधुआ मजदूर, हिंदी में आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए तो आपको पता होगा कि ये बंधुआ मजदूरी की प्रथा पहले थी, तो इसको एबोलिश किया गया है। तो प्रोविजन ऑफ फोर्स्ड लेबर, ये फोर्स्ड लेबर वही होता है बंधुआ मजदूर, वो अपनी मर्जी से किसी के यहाँ भी काम कर सकता है, वो किसी के लिए बाध्य नहीं है कि इसके यहाँ ये काम करना है, तो इसको बोलते हैं फोर्स्ड लेबर। तो इसको प्रोविजन किया गया है, प्रोहिबिटेड किया गया है, ये आप फोर्स्ड लेबर किसी से नहीं करा सकते हैं। दूसरा है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर क्या होता है, 14 ईयर्स से कम के बच्चे को आप उससे आप काम नहीं करवा सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड लेबर। 14 ईयर से कम एज वाले को चाइल्ड लेबर बोलते हैं, उससे आप काम नहीं कर सकते, इसको प्रोहिबिटेड किया गया है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है कि आदमी की खरीद बिक्री आप नहीं कर सकते, ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते उसकी, तो इन तीन चीजों को इसमें मेनली बैन किया गया है, प्रोहिबिटेड किया गया है। ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 23 to 24 में, ये आपको ध्यान रखना है। ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये किसमें है, ये आपका चौथा है, ये आर्टिकल 25 to 28 में डिस्क्राइब किया गया है इसको। तो इसमें क्या होता है, ये जो राइट्स है वो आपको क्या देता है, वो देता है प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आप किसी भी रिलीजन को मानने वाले हैं तो आप अपने उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कहीं भी इंडिया में, और उसका प्रोपगेशन भी कर सकते हैं, उसका रिचुअल जो भी है उसको फॉलो कर सकते हैं। फ्रीडम फ्रॉम सर्टेन टैक्सेस, रिलीजन के आधार पर कुछ टैक्सेस को फ्री किया गया है, माफ किया गया है, तो वो भी उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। और सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज, और आप जो आपके धर्म से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है, रिलीजियस एक्टिविटीज, उसको भी आपको सेलिब्रेट करने की छूट दी गई है इस नियम के अनुसार, उसका भी अधिकार आपको दिया गया है। अब ये पांचवा है, क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये किस आर्टिकल्स में, ये आर्टिकल 29 to 30 में इंश्राइन किया गया है, इसमें उदाहरण किया गया है इसका। ये आपको क्या देता है, ये देता है राइट टू कंजर्व देयर कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। ये आपको जो राइट्स देता है वो ये देता है सिटीजन्स को, आप अपने लैंग्वेज को बचाने के लिए एक्टिविटीज कर सकते हैं, आप अपने कल्चर को बचाने के लिए जो भी चीजें हैं, जो एक्टिविटीज है वो आप कर सकते हैं, स्क्रिप्ट को बचाने के लिए भी कर सकते हैं, एंड एस्टेब्लिशमेंट, और अपने चॉइस की कोई भी इंस्टीट्यूशंस को आप एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हैं, इसका अधिकार आपको दिया गया है इसके तहत। ये छठा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा है, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हार्ट एंड सोल है, आत्मा है और दिल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का। ये क्या करता है, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब क्या है, ये आपको यही है जो आपको सारे अधिकार को प्रोटेक्ट करता है। ये इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी ने डिनाइल किया, कोई भी गवर्नमेंट या फिर किसी ने आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उसको कर्व किया या उसका डिनाइल किया गया आपके सामने, तो आप डायरेक्टली जुडिशियल की शरण में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। ये आपको ये देता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये किस आर्टिकल्स में, आर्टिकल 32 में इसका डिस्क्रिप्शन है, ये आपको ध्यान रखना है।
यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि आपको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन संविधान में क्या है, बहुत सारे लूप होल्स हैं और इंटरप्रिटेशन जो है अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो आप इन अधिकारों का यूज जरूर करें, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी और का को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हैं या बहुत सारे अधिकार यूज कर रहे हैं जिसके कारण किसी दूसरे को बुरा लग जाए और आपको कुछ एक्शंस का सामना करना पड़े, आपकी कुटाई भी हो सकती है। तो आपको बुद्धि सम्मत इन राइट्स का यूज करना है, क्योंकि बाद में आपको पता चलेगा कि कोर्ट में वो अधिकार जो है वो आपने रखा, लेकिन आप अलग तरीके से इंटरप्रेट करके आपको उस अधिकार से वंचित कर दिया गया और आप उसके भुक्तभोगी हो गए। तो इसका ध्यान रखना है कि जो भी आपको राइट्स मिला है उसको आप अच्छे तरीके से बुद्धि के साथ यूज करें। ये सेकेंड क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है। क्वेश्चन है व्हिच स्टेट्स पुलिस बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस टेजर गन्स। तो कौन सी स्टेट की पुलिस है जिसने पहली बार भारत में इंट्रोड्यूस किया किसको, टेजर गन्स को। तो उसका आंसर है गुजरात। तो इसमें टेजर गन यूज हो रहा है, तो उसमें आपको बताता हूँ कि टेजर गन होता क्या है। टेजर गन ये देखिए, आपको एक डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे। जब हम प्रोटेस्ट करते थे पहले तो क्या होता है, गोलियां चलानी पड़ती है, वाटर कैनन्स यूज करना पड़ता है, तो ये अब ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह गया है। तो इसके लिए अब इंडिया में भी क्या इंट्रोड्यूस किया गया है, ये टेजर गन इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये क्या होता है, नॉन लीथल इलेक्ट्रोशॉक वेपन। मतलब क्या होता है, ये नॉन लीथल है, ऐसा बोला जाता है कि इससे कोई मौत नहीं होती है। बट ऐसा है कि यूएसए में सबसे पहले टेजर गन का यूज किया गया था। नासा के जो रिसर्चर थे उन्होंने 1969 में इसको डेवलप किया था। तो वहां पे डेप्थ दिखाए गए हैं, परंतु ये माना जाता है कि नॉन लीथल होता है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉक्स देता है। तो देखिए आपको ये दिख रहा है, तो ये टेजर गन है। इसमें क्या होता है, दो कॉपर वायर्स से टू डार्ट्स बने होते हैं। डार्ट्स क्या होता है, जैसे आपने खेला हुआ एक बोट होता है और आप एक फिन जैसा होता है उसको लेके आप ऐसे मारते हैं, एम करते हैं, उसी को डार्ट्स बोलते हैं। तो ये देखिए टू डार्ट्स होता है, वो इससे इस गन से कनेक्टेड होता है, टू इलेक्ट्रिकल कॉपर वायर से कनेक्टेड होता है। जब ये गन चलाया जाता है, गन जब चलाया जाता है तो क्या होता है, ये इसको किस स्पीड से, इसकी स्पीड देखिए क्या है, डार्ट्स की स्पीड है 55 मीटर पर सेकेंड। तो डार्ट से 55 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसके जाके स्किन को पंक्चर करेगा और उसमें यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा, उसको शॉक लगेगा। इसकी रेंज कितनी होती है, 4.6 मीटर से 11.6 मीटर इसकी रेंज होती है, बहुत कम रेंज होती है। लेकिन क्या होता है, जब ये आपके स्किन को पंक्चर करेगा तो इससे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और लोकलाइज्ड पेन स्टार्ट हो जाएगा और आपका कुछ देर के लिए मसल कंट्रक्शन होगा और कुछ देर के लिए आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो आपकी ब्लॉक हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, जो प्रोटेस्टर्स हैं एजिटेशन के टाइम में, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको कंट्रोल करने में क्या होगा, बहुत आसानी हो जाएगी। और ये लीथल भी नहीं है, तो जान माल का भी नुकसान नहीं होगा। तो इसके लिए इसका यूज किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है, which Indian oil company became the first to supply the BS6 fuel across country। तो आपने बहुत बार सुना होगा BS4 को एबोलिश करके BS6 को सरकार ने अभी अप्रैल में 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, BS6 के ही मॉडल्स अब चलेंगे जो व्हीकल है। तो ये होता क्या है, ये देखिए। तो इसका तो आंसर पहले देखिए आप, किस कंपनी ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया है BS6 फ्यूल को अक्रॉस द कंट्री। तो इसका आंसर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। अब आगे बढ़ते, BS होता क्या है, ये BS है भारत, इसका जो फुल फॉर्म होता है भारत स्टेज। BS का फुल फॉर्म होता है भारत स्टेज, और ये क्या है, स्टेप्स है BS4 BS6 जो भी है, ये स्टेप्स बाय स्टेप्स इनको और भी स्ट्रिक्ट किया गया इमिशन पॉलिसीज को, तो उसको दर्शाता है BS6 BS4। तो ये होता क्या है, ये जो है BS6 में क्या किया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के जो इमिशंस होते थे, पॉल्यूटेंट्स के जो इमिशन है नाइट्रोजन ऑक्साइड के, उसको रिड्यूस किया गया 25% तक, बाय 25% रिड्यूस किया गया है। और ये किसके लिए, पेट्रोल इंजन के लिए, आईसी इंजन है लेकिन पेट्रोल इंजन के लिए इसको किया गया। अब ये क्या है, और जो डीजल इंजन है उसके लिए क्या किया है, जो कार्बन हाइड्रोकार्बन है और नाइट्रोजन दोनों का जो इमिशन है उसको 43% रिड्यूस किया गया है। ये BS4 के मानक है। इसका सबसे पहले जो पेट्रोल का सबसे पहले जो BS स्टेज यूज किया गया था वो 91 में पेट्रोल इंजन के लिए, 1991 में, और डीजल इंजन के लिए 1992 में इसकी पॉलिसी बनी थी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये फोर्थ क्वेश्चन है, वो है इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन इज ऑपरेटेड ऑन व्हिच लाइन ऑन द दिल्ली मेट्रोज। मतलब पहली बार इंडिया में दिल्ली मेट्रो के किस लाइन पे ड्राइवरलेस ट्रेन को चलाया गया है? तो उसका आंसर है मेजेंटा लाइन। क्या है? मेजेंटा लाइन। ये क्या होता है? तो जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके अनुसार जो होता है वो ग्रेड्स में बांटे गए हैं, ग्रेड्स ऑफ ऑटोमेशन। तो ड्राइवरलेस जो ट्रेन है GOA4 में आता है। तो इन्होंने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कितने पार्ट में बांटा है? ग्रेड्स ऑफ ऑटोमेशन के आधार पर 0 to 4। तो 0 में क्या होता है? बिल्कुल भी ऑटोमेशन कुछ भी नहीं होता, सब कुछ मैकेनिकली खुद ड्राइवर को करना पड़ता है, वो आता है GO0 में। GO1 में क्या होता है? GOA1 में क्या होता है कि सब कुछ ये स्टॉपिंग और स्टार्ट ये ऑटोमेटिक होता है, लेकिन बाकी सारी डोर ऑपरेशन से लेके जो भी चीजें हैं सब कुछ ड्राइवर को खुद करना पड़ता है, वो होता है GOA1। फिर GOA2 में क्या होता है? GOA2 में ड्राइवर जो होता है ऑपरेशन सारे जो है वो होते हैं ऑटोमेटिक, लेकिन ड्राइवर को इमरजेंसी के लिए तैयार रहना पड़ता है, इमरजेंसी में उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। दूसरा एक और होता है डोर ऑपरेशन का जो भी काम है वो ड्राइवर के द्वारा किया जाता है। तो किसमें आता है? GOA2 में। GOA3 क्या होता है? GOA3 में ड्राइवर की जरूरत नहीं है, कोई भी स्टाफ जो कि इमरजेंसी में ऑपरेट कर सकता है उसको उसमें डेप्यूट किया जा सकता है। सारे ऑपरेशन जो है खुद से होते हैं ऑटोमेटिक, लेकिन इमरजेंसी के लिए उस स्टाफ को तैयार रहना पड़ेगा, और जो आपका डोर ऑपरेशन है वो उस स्टाफ को करना पड़ता है। लेकिन GOA4 में क्या होता है? ये सबसे एडवांस लेवल है। इसमें क्या होता है? सब कुछ ऑटोमेटिक ऑपरेटेड होता है, इसमें किसी भी स्टाफ की जरूरत नहीं होती, किसी भी तरह के कोई भी ड्राइवर्स की जरूरत नहीं होती है, इमरजेंसी भी खुद हैंडल करता है, ऑटोमेशन फुली ऑटोमेटेड होता है। तो वो किसमें आता है? GOA4 में। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट असेंबली पासेज अ रेजोल्यूशन फॉर द एबॉलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो हमारे इंडिया में जो 6 स्टेट्स हैं उसमें क्या है? बाईकैमरल जो विधानसभा है वो बाईकैमरल है, 2 पार्ट होते हैं। जैसे संसद में जो पार्लियामेंट है वो क्या है? वो बाईकैमरल है, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है। वैसे अपर हाउस लोअर हाउस है, वैसे ही राज्यसभा में भी 6 जो स्टेट्स हैं उसमें क्या होता है? वो बाईकैमरल है, उसमें भी लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, दोनों होता है। तो वो कौन से स्टेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो है आपका आंध्र प्रदेश, 6 है उसके नाम मैं बता रहा हूँ। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तेलंगाना, फिर है कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार और यूपी उत्तर प्रदेश। ये 6 स्टेट हैं जो कि जहां पे बाईकैमरल विधानसभा है। ये अभी क्या हुआ है? क्वेश्चन है व्हिच स्टेट असेंबली पासेज अ रेजोल्यूशन फॉर द एबॉलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहला अभी वो राज्य है जिसने रेजोल्यूशन पास किया है। इसको इसमें एक टर्म यूज हुआ स्पेशल मेजोरिटी। तो ये किसमें होता है? आर्टिकल 368। इसका स्पेशल मेजोरिटी कहाँ यूज होता है? जब हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करते हैं तो ये इनैक्ट हो जाता है आर्टिकल 368, जिसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। तो ये स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है? स्पेशल मेजोरिटी 368 के तहत ये बताता है कि 2/3 मेंबर्स जो है उसको प्रेजेंट होने चाहिए, और जो ये वोटिंग जो होगी वो उसका जो सपोर्ट होना चाहिए वो बाई ओवर 50%। मतलब 50% से ज्यादा जो है वो आपका टोटल हाउस का जो स्ट्रेंथ है उससे 50% ज्यादा मेंबर का क्या मिलना चाहिए? वोट मिलना चाहिए उसे। और जो असेंबली में प्रेजेंट हो मेंबर्स वो कितने होने चाहिए? 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेंबर्स वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए। जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 2/3 प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन वोटिंग कितना होना चाहिए? फिर ओवर 50% ऑफ द टोटल हाउस का 50% वोटिंग मिलने से, उससे अब मिलने से ये रिजोल्यूशन पास होगा, उसको बोलेंगे स्पेशल मेजोरिटी से पास हुआ है। तो जब भी ये एबॉलिशन के लिए पास होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल के एबॉलिशन के लिए, आईडी एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो भी रिजोल्यूशन पास होगा वो किससे पास होना चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। वो किसमें आएगा? आर्टिकल 368। तो स्पेशल मेजोरिटी के जो है चार टाइप के होते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में यूज होते हैं। एक है जनरल मेजोरिटी, दूसरा होता है आपका स्पेशल मेजोरिटी, और तीसरा होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, और चौथा जो है वो होता है इफेक्टिव मेजोरिटी, जिसके बारे में मैं आगे के लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। 6th नंबर क्वेश्चन है, व्हिच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड वन टाइम पासवर्ड OTP बेस्ड ATM कैश विड्रॉल्स। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले 10,000 से अब पैसे निकालने जाते होंगे, विड्रॉल करने जाते होंगे तो OTP आता होगा आपकी।
तो उस सबसे पहले किस बैंक ने इसको इंट्रोड्यूस किया है? तो उसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब थोड़ा सा आपको एटीएम के बारे में बता देते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म जो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसको बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है। कैश डिस्पेंसर मशीन होता है, वॉल इन होल के नाम से भी जाना जाता है, आपको टाइम मशीन के नाम से भी जाना जाता है, बहुत सारे नाम से। परंतु जब भी आपको फुल फॉर्म लिखना होगा तो आपको ऑटोमेटेड टेलर मशीन आपको लिखना चाहिए और ये आंसर राइट होगा। इसका जो इन्वेंटर था वो क्या था? जॉन शेफर्ड बैरन। जॉन शेफर्ड बैरन ने जून 1967 में इसका क्या किया था? आविष्कार किया था 1967। ओके, जून 1967। ये क्या होता है? फर्स्ट कहाँ लगा था? फर्स्ट जो एटीएम है इंटरनेशनली पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले कहाँ लगा था? बार्कलेज बैंक ने लगाया था। बार्कलेज बैंक के ब्रांच लगा था कहाँ पे? लंदन में लगाया था सबसे पहले 1967 में। और इंडिया में सबसे पहले किसने लगाया था? एचबीसी बैंक ने लगाया था कहाँ पे? मुंबई में, बॉम्बे पहले जिसको बोलते थे 1987 में। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है थोड़ा बहुत। इसका फुल फॉर्म तो पहले आता था, अब आता नहीं है, पर आपको ध्यान रखनी है और ये चीजें रखनी है आपको ध्यान। और ये तो आपको समझ में आ गया पहली बार ओटीपी किसने इंट्रोड्यूस किया है? एसबीआई ने। सेवेंथ क्वेश्चन है नेक्स्ट। Which company has become the most valuable two-wheeler company in the world January 2021? तो इसका आंसर क्या है? बजाज ऑटो। बजाज ऑटो आंसर है इसका। ये गर्व की बात है, इंडियन कंपनी आई है आपकी इंटरनेशनली टॉप पे। तो ये क्या होता है? जो वैल्यू होता है वो कैसे निकलता है? बहुत सारे चीज आपने सुना होगा, इंटरप्राइज वैल्यू सुना होगा, मार्केट कैप वैल्यू। तो जब आज के डेट में इसकी किसी भी कंपनी की वैल्यू निकालनी होती है तो कि हमको पूरा उसको खरीदने के लिए, पूरा ओवरटेक करने के लिए कितने पैसे की जरूरत होती है, तो मार्केट कैप से कैलकुलेट होता है। तो आपने सुना होगा मार्केट कैप। तो वो क्या होता है? जो जितने भी आपके उस कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उसका जो अभी करंट वैल्यू है इंस्टेंटली इनटू करंट वैल्यू इनटू जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है उसका जो कैलकुलेट करके आता है वो होता है अभी मार्केट कैप। तो वो हमेशा बदलता रहता है। तो इसे इसलिए यहाँ पे जनवरी 21 का यूज किया गया कि उस समय किसकी सबसे ज्यादा वैल्यू? बजाज ऑटो की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन लेंडर टू अलाउ वीडियो केवाईसी? तो इसका आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। केवाईसी क्या होगा? आपने बहुत बार कराया भी होगा। केवाईसी सबको कराना जरूरी था, जिसका भी जिस बैंक में अकाउंट है केवाईसी होता है। तो केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। मतलब जो बैंक है वो वेरीफाई करता है, अपने कस्टमर के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है। तो उसको इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? नो योर कस्टमर। तो अभी आरबीआई ने इसमें अमेंडमेंट करके पावर दिया है बैंकों को कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी इसको कर सकते हैं। वीसिप बोलते हैं उसको, वीसिप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो केवाईसी होता है, तो वीसिप को अलाउ किया है करके। तो ये सबसे पहले किसने किया? कोटक महिंद्रा बैंक। केवाईसी क्या होता है? कुछ भी नहीं है, ये आपके बारे में जो भी कस्टमर है बैंक्स का या लेंडर्स या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, उसके बारे में वो स्टडी करता है, वेरीफाई करता है। आपने जो डॉक्यूमेंट जमा कराया था उसको वेरीफाई करता है, एड्रेस की वेरीफाई करता है। और दूसरी बात है कि आपके साथ लेन देन करने में उस बैंक को कितना रिस्क है इसको वो कैलकुलेट करता है। तो इसी को बोलते हैं केवाईसी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एंड प्लेस ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया। तो आउटसाइड इंडिया में पहली बार जो योगा यूनिवर्सिटी खोली गई है वो। तो लास्ट क्वेश्चन है वो है इंडिया इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी फॉर 2 years टर्म्स। तो किस कैटेगरी में? इन विच कैटेगरी? तो आपको कैटेगरी का नाम बताना है। नॉन परमानेंट मेंबर्स यूएनएससी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ये 2 years के लिए नॉन परमानेंट मेंबर जो है इसमें इलेक्ट होते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल्स में भी आपको बताऊंगा कि नॉन परमानेंट मेंबर्स क्या होते हैं, परमानेंट क्या मेंबर्स क्या होते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं यूएनएससी में। तो इसके बारे में बताऊंगा दूसरे वीडियोस में। अभी जो आंसर है वो है किस कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ है? तो है एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक कैटेगरी में ये 2 वर्ष के लिए नॉन परमानेंट मेंबर एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ये इलेक्ट किया गया है इंडिया को। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।